नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन में रह रहे उत्तराखंड के निवासियों को वहां से वापस लाने के प्रयास तेज कर दिए और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने यूक्रेन में रह रहे उत्तराखंड के निवासियों के परिजनों से भी बातचीत की है। और मुख्यमंत्री धामी ने यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे सूर्यांश की माता रश्मि बिष्ट से भी बात की और उन्होंने आस्था पोखरियाल और श्रेयस सिंह के बारे में जानकारी ली। तो वहीं एक अन्य छात्र अंकुर वर्मा के पिता से भी मुख्यमंत्री ने बात की है और उन्होंने सभी को यूक्रेन से उनके परिजनों की सुरक्षित वापसी का भरोसा दिया। तो वहीं देहरादून के केंद्रीय विद्यालय 2 के हाथी बड़कला की शिक्षिकाओं ने भी यूक्रेन से बच्चों की सकुशल वापसी के लिए पीएम मोदी से गुहार लगाई है। और वहीं शिक्षिका रश्मि ने बेटे सूर्यांश लवीव मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के छात्र हैं और साथ ही शिक्षिका अंजू की बेटी श्रेया खरकीव में एमबीबीएस कर रही हैं। और वहीं शिक्षिका प्रीति की बेटी आस्था भी लिविव में मेडिकल की छात्रा है। और वहीं सूर्यांश ने 27 फरवरी और अन्य 2 छात्रों ने 26 फरवरी को वतन लौटना था, पर इस बीच हालत बिगड़ गई और सभी फ्लाइटें रद्द हो गई हैं। और वहीं यूक्रेन में बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत में बैठे परिजन दहशत में है, तो वहीं राज्य के लोगों के लिए सीएम धामी भी परेशान नजर आए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन में रह रहे उत्तराखंड के लोगों की सुरक्षा के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल से फोन पर बातचीत की है, जिसमें डोभाल ने कहा कि भारत सरकार यूक्रेन में रह रहे सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है और देश लौटने के इच्छुक भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। और उन्होंने मुख्यमंत्री को यूक्रेन में रह रहे उत्तराखंड के छात्रों और अन्य लोगों की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त भी किया। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन में निवासरत उत्तराखंड के लोगों की सुरक्षा के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की और उन्होंने अधिकारियों को विदेश मंत्रालय के लगातार संपर्क में रहने के निर्देश दिए। और उन्होंने यूक्रेन में रह रहे उत्तराखंड के छात्रों और नागरिकों के परिजनों से भी लगातार संपर्क बनाए रखने की बात कही है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर हाईकोर्ट ने देहरादून की साप्ताहिक रविवार बाजार के मामले में पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने पर देहरादून नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी अभिषेक रोहेला को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। और इस दौरान न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। तो वहीं मामले के अनुसार संडे मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरालाल ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि पूर्व में कोर्ट ने नगर निगम देहरादून को आईएसबीटी हरिद्वार बाईपास रोड के पास साप्ताहिक बाजार के लिए चयनित भूमि को 3 हफ्ते के भीतर साफ कर इन लोगों को साप्ताहिक बाजार लगाने के लिए उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे। और याचिका में कहा कि वो देहरादून के परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती मार्केट के सामने 2004 से प्रत्येक रविवार को बाजार लगाते आ रहे, जिसमें करीब 300 से अधिक लोग दुकान लगाते हैं। और वहीं याचिका में कहा गया कि हर महीने नगर निगम को 300 रुपए प्रति दुकान के हिसाब से किराया भी देते आए हैं। राज्य में सरकार 4 धाम यात्रा में आने वाली निजी वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराने की तैयारी में है और इसके लिए परिवहन विभाग यात्रा के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है और इसमें व्यावसायिक वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी करने के साथ ही निजी वाहनों का पंजीकरण भी किया जाएगा। और वहीं निजी वाहनों को भी रजिस्ट्रेशन के दौरान वाहन में सवार व्यक्तियों के बारे में जानकारी देनी होगी। और वहीं बताया यह भी जा रहा है कि सरकार यात्रा पर आने वाले वाहनों और यात्रियों से संबंधित वास्तविक आंकड़े एकत्रित करना चाहती है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में विभाग को पता होना चाहिए कि यात्रा मार्ग पर कितने वाहन और यात्री हैं। दरअसल अभी तक व्यावसायिक वाहन विभाग को सभी जानकारी प्रदान करते हैं और अब इस व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया गया है। और वहीं फिटनेस जांच के लिए केवल विभागीय कार्यालय में वाहनों का आना जाना होगा, जबकि बाकी का काम ऑनलाइन मोड पर हो जाएगा। और वहीं सरकार की नई योजना के तहत ग्रीन कार्ड के साथ ही यात्रा पर जाने से पहले
टिप कार्ड जारी किया जाएगा और इसमें वाहन मालिक, यात्रियों और उनके द्वारा जाने वाले स्थानों के बारे में ऑनलाइन जानकारी दर्ज करनी होगी और इसके बाद टिप कार्ड भी ऑनलाइन जारी किया जाएगा। हालांकि अभी तक इसके लिए शुल्क तय नहीं किया गया, लेकिन बताया ये जा रहा है कि इस साल विभाग सभी निजी वाहनों का पंजीकरण भी अनिवार्य करेगा। और वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां शिकायतों पर सुनवाई करने वाले न्यायाधीश के खिलाफ ही एक महिला ने झूठा आरोप लगा दिया और एक जज के खिलाफ हाईकोर्ट में झूठी शिकायत दर्ज करने के मामले में विजिलेंस टीम नैनीताल ने एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल फर्जी तरीके से जमीन की खरीद फरोख्त के मामले में महिला और उसके साथी के खिलाफ अल्मोड़ा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियुक्तों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए महिला की मदद से जज के खिलाफ हाईकोर्ट में झूठी शिकायत दर्ज कराई थी और वहीं विजिलेंस टीम ने बुधवार को महिला को हल्द्वानी से गिरफ्तार करने के बाद गुरुवार को सीजेएम अल्मोड़ा की कोर्ट में पेश किया और वहां से महिला को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भेज दिया गया। और वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2011 में आशा नाम की एक महिला ने अपने साथी चंद्रमोहन सेठी के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों की मदद से अल्मोड़ा में एक जमीन खरीदी थी और मामले का खुलासा होने पर आशा और चंद्रमोहन के खिलाफ कोतवाली अल्मोड़ा में मुकदमा दर्ज किया गया था और मामला अभिषेक कुमार श्रीवास्तव सिविल जज सीनियर डिवीजन अल्मोड़ा की कोर्ट में पहुंचा। और वहीं चंद्रमोहन सेठी के उस दौरान कनाडा जाने के कारण कोर्ट ने आशा और चंद्रमोहन सेठी की फाइल अलग करने के निर्देश दिए और आशा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। वहीं उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव संपन्न कराए गए, पर तभी से कई जगहों पर वोटिंग में गड़बड़ी के आरोप सामने आते रहे और इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी दिखाई जा रही। तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर निर्वाचन कार्यालय सख्त हो गया है और इस पूरे मामले में निर्वाचन कार्यालय ने सभी रिटर्निंग ऑफिसरों के माध्यम से सेना के अधिकारियों से जवाब मांगा है। और वहीं आपको बता दें कि सैन्य क्षेत्र के इस वीडियो के वायरल होने के बाद से खलबली मची हुई है। दरअसल बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी किया था जिसमें सैन्य क्षेत्र में एक ही कर्मचारी सभी के नाम से पोस्टल बैलेट से मतदान कर रहा है और इस वीडियो में वही कर्मचारी सभी के हस्ताक्षर भी करता हुआ दिखाई दिया और इस वीडियो को उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भी टैग किया था। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत का संज्ञान लेने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने सभी सैन्य क्षेत्रों से जुड़ी विधानसभाओं के रिटर्निंग ऑफिसरों से जवाब मांगा है और ये रिटर्निंग अफसर सेना के अफसरों से पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया को लेकर जवाब मांगेंगे और इसके बाद निर्वाचन कार्यालय को अपनी रिपोर्ट देंगे और इस रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग आगे का निर्णय लेगा। और वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है और अभी फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। और वहीं यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूक्रेन में फंसे हरिद्वार जिले के लक्सर से छात्र का परिवार चिंता में है और लक्सर निवासी संजीव शर्मा और उनका परिवार बेहद परेशान है। और संजीव शर्मा का बेटा आशुतोष शर्मा यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है और उस रूस के हमले के बाद वो वहां फंसा हुआ है। और वहीं परिजनों ने भारत सरकार से बेटे सहित सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की गुहार भी लगाई है। और निवासी संजीव शर्मा लक्सर के मेन बाजार में मेडिकल स्टोर चलाते हैं और छात्र के पिता संजीव शर्मा ने बताया कि आज ही बेटे से फोन पर बात हुई। वैसे तो वो सुरक्षित है, लेकिन युद्ध के हालात को देखते हुए उनकी चिंता बढ़ गई है। शर्मा परिवार ने अपने बेटे समेत यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने की गुहार भारत सरकार से लगाई है। ईमेल पे एक फॉर्म आया था, इन्होंने एम्बेसी ने फॉर्म डाल रखा था, इंडियन एम्बेसी ने। अच्छा। तो उसी फॉर्म से मैंने अप्लाई किया था। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि आज सुबह 5 बजे पापा वगैरह कॉल कर रहे थे तो मुझे पता नहीं था, दोस्तों का कॉल आया तो यहाँ पे बॉम्ब्स की आवाजें आ रही हैं बहुत ज्यादा। आसपास भी ऐसा ही
मतलब अभी भी थोड़ी देर पहले भी मिसाइल्स की आवाज आई थी, मतलब गिरने की होती है ना, जैसे हम यहाँ से रुड़की तक सुनते हैं आवाज जब शूटिंग करते हैं टैंक से, जी जी। इस तरह के वाइब्रेशंस महसूस हो रही थी। खिड़की वगैरह हिल रही है, अच्छा। लोग बंकरों में जा रहे हैं, पानी की अवेलेबिलिटी खत्म हो चुकी है और कह दिया गया है कि घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। खाने की और बड़ी क्या दिक्कत है। बोलते हैं, जो आसपास के बिल्डिंग्स के लोग बाग हैं उन्होंने हमें बोल दिया है कि नीचे बंकर्स हैं हर बिल्डिंग के नीचे, तो सेफ्टी सही है। सब मेट्रो के अंदर खाना पानी फ्री हो गया, अंदर मतलब सब अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। और बाकी चारों तरफ घुस चुके हैं रशियंस। कीव पे अटैक हो गया है, जहाँ पे मैं खार्किव में हूँ फिलहाल, यहाँ पे भी अटैक ही हो गया। बाहर पुराना जो एयरपोर्ट था वो उड़ा दिया उन्होंने। अब बाकी पता नहीं क्या डिसीजन लेंगे। शासन से यही मांग कर रहा हूँ कि मैं बच्चों को ज़्यादा जल्दी से जल्दी सुरक्षित अपने देश में मंगवाने की कोशिश करें किसी भी तरह, क्योंकि वहाँ से अब तो साधन जो सब बंद हो गए हैं। ट्रेन है वो बंद हो गई है और बसें वगैरह तो वैसे ही वहाँ नहीं चलती हैं। और दूसरा, इसकी मेन जो जड़ है इसकी लड़ाई की, ये अमेरिका की देन की हो रहा है। वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत वो होगी, खाने पीने के सामान की दिक्कत आ गई। वहाँ बड़े बड़े स्टोर हैं लंबे लंबे, वहाँ तो दो पैसा उससे मोबाइल से ले लेते हैं, बाकी बाहर से अगर कोई सामान लोगे तो वो तो नकद पैसा मांगते हैं। वहाँ एटीएम में भी पैसा नहीं रहा। देखिए अभी फिलहाल घर का माहौल तो बहुत ही ख़राब है, सब लोग सभी चिंतित हैं, सारे रिश्तेदार चिंतित हैं। और उससे वापस लाने के जो जितने भी प्रयास थे लगभग स्थिल हो गए, क्योंकि पहले अप्लाई किया ऑनलाइन, तो ऑनलाइन अप्लाई का तो कोई जवाब आया नहीं वहाँ से। अभी इंडियन गवर्नमेंट क्या फैसला लेगी इसका तो कुछ पता नहीं, लेकिन प्रदेश के स्वायत्त शासी निकायों, निगमों, प्राधिकरणों और संस्थानों के 25,000 कर्मचारियों को जल्द ही राज्य स्वास्थ्य योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। और इसके लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने निगमों और स्वायत्त शासी निकायों के नियमित कर्मचारी ही योजना के दायरे में आएंगे। और गौरतलब है कि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणेंद्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में निकाय और निगमों के कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए बैठक आयोजित की गई। और बैठक में प्राधिकरण के सीईओ ने बताया कि सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों के कर्मचारियों को राज्य स्वास्थ्य योजना में शामिल करने के लिए गवर्निंग बॉडी या बोर्ड अनुमति लेनी होगी। और नियमित कर्मचारियों और पेंशनरों को राजकीय कर्मचारी की तर्ज पर असीमित खर्चे पर कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। और इसके लिए प्रति महीने का अंशदान भी समान रहेगा। और प्राधिकरण के पोर्टल पर सत्यापन करने के लिए निगमों और स्वायत्त शासी निकायों के आहरण और वितरण अधिकारी को लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। और सभी निगमों और निकायों की ओर से कर्मचारियों का डाटा तैयार कर प्राधिकरण को भेजा जाएगा। उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी से घट रहे हैं और राहत की बात यह है कि राज्य में अब एक्टिव केसों की संख्या लगातार कम हो रही है। और अब राज्य में कोरोना के केस 1000 से नीचे आ गए हैं और राज्य में अब एक्टिव केसों की संख्या 51 दिन बाद नीचे आई है। और वर्तमान में राज्य में 949 एक्टिव मामले हैं और इसमें सबसे ज्यादा मामले देहरादून में हैं। और राजधानी देहरादून में सबसे ज्यादा 243 और हरिद्वार में 160 एक्टिव केस है। और वहीं जानकारी के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 170 लोग संक्रमित पाए गए और इस दौरान 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है, जबकि इसी दौरान 240 मरीज संक्रमण से मुक्त भी हुए। और राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य के निजी और सरकारी लैब से करीब 10,621 सैंपल की रिपोर्ट आई और इसमें 10,451 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई, जबकि देहरादून में सबसे अधिक 63 लोग संक्रमित पाए गए। और इसके साथ ही अल्मोड़ा में 25, हरिद्वार में 17, चंपावत में 14, उत्तरकाशी में 12 और पौड़ी गढ़वाल में 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि पिथौरागढ़ और चमोली में 7-7, रुद्रप्रयाग में 5, नैनीताल में 4, उधम सिंह नगर जिले में और बागेश्वर में 2-2 और टिहरी गढ़वाल में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया। और उत्तराखंड में अब तक कोरोना संक्रमण के 4,58,020 मामले सामने आ चुके हैं और राज्य में कोरोना संक्रमण के कारण अब तक 7,678 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हो चुकी है।